नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का UPRO मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में फिर एक बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी संभावना है कि हो सकता है आप लोगों से आने वाली परीक्षा में पूछ लिए जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़ी कौन सी खास बातें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आज के हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। तो देखिए, आदित्य L1 जिस समय लॉन्च किया गया था ये वास्तव में सूर्य का अध्ययन करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है ये। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो सूर्य के लिए पहला ही मिशन था। इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। अब महीना कौन सा था ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में इसको जब लॉन्च किया गया था तो उस दिन 2 तारीख थी, महीना सितंबर का था और 2023 वर्ष में ही किया गया। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो पहले और दूसरा जब दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो हमारा जो सही उत्तर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और काफी सारे मिशन आजकल इसरो लॉन्च कर रहा है स्पेस के लिए, अलग अलग ग्रहों की स्थिति के लिए, तो उससे जुड़े प्रश्न जनरली पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है, जिस समय ये आदित्य L1 को तैयार किया गया था ना, इसको 7 अलग अलग पेलोड विकसित किए गए थे इसके लिए, और सभी को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। आजकल हम लोग इंडिजीनियसली काम कर रहे हैं सभी चीज़ों पे, तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग दूसरों पर निर्भर ना रहे, खुद से करें जो भी हमें करना है। चीज़ें क्लियर? चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो 4 युग्म हो गए हैं, एक तरफ मौलिक कण और दूसरी तरफ खोज करता है। तो कणों में हिग्स, बोसोन, पाई मेसोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। खोजकर्ता पीटर हिग्स, एंडरसन, रदरफोर्ड और पाउली की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो हम लोगों से यहाँ पर अब ये पूछा गया कि ये बताइए कि कितने युग्म सही हैं। एक्चुअल मतलब युग्म सही कितने आपको ये बताना है। ठीक है, तो नंबर से पहले देखते हैं कि कितने सही मैच हो रहे हैं। जैसे कि पहला है हिग्स बोसोन, तो हिग्स बोसोन की अगर खोजकर्ता की बात करें तो पीटर हिग्स ही है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक तो ठीक हो गया हमारा। अब पाई मेसोन के खोजकर्ता की बात करें तो पाई मेसोन के खोजकर्ता एंडरसन नहीं है। पाई मेसोन के खोजकर्ता कौन है? एच युकावा। तो यहाँ पर आज नाम आ जाएगा एच युकावा का, तो यानी कि ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो भाई ये तो सबको पता है, बहुत ईजी है, चैडविक। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, रदरफोर्ड का मामला यहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो ये पाउली ने नहीं किया है, ये किया है जे थॉमसन ने। तो हमारे 3 गलत हो रखे हैं यहाँ पर युग्म, एक ही युग्म सही है, तो इस हिसाब से बी उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सही। ठीक है, तो बी के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। चीजें क्लियर सभी को? ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है किस में? कैंसर के उपचार में, ब्लू रे और डीवीडी प्लेयर डिस्क से आंकड़ों का संग्रह करने में, बारकोड स्कैनर में, या सभी में? किस में किया जाता है? तो देखिए, जो लेजर की बात यहाँ पर की जा रही, लेजर एक प्रकाश तरंगों पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण से प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कई जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, इसका इस्तेमाल बारकोड के स्कैनिंग में भी किया जाता है, और साथ साथ इसको हम ये देखते हैं कि ब्लू रे और डीवीडी प्लेयर डिस्क में आंकड़ों का संग्रहण भी इसके माध्यम से ही किया जाता है। जो जब तीनों में ही किया जाता है तो उसके आपसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हम लोग का डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे काम तो ये कर रहा है, सब कुछ हो ही रहा है आजकल, है ना। तो इसी वजह से कोई परेशानी वाली बात है नहीं हम लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग के लिए अगला है प्रश्न, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तब यहाँ पर हमें ये देखना है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण के लिए जो अधिनियम तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था 1985 में। ठीक, अब प्रशासनिक अधिकरण तैयार करना था हमें, ठीक है, उसके लिए अधिनियम भी पास कर दिया। अब इस दौरान ये देखा गया कि कुछ खास राज्यों में इसका स्थापना की गई थी, सभी राज्यों में इसकी स्थापना की नहीं गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर जुड़े हुए राज्य थे 9। तो 9 राज्यों में कौन कौन शामिल है? आंध्र प्रदेश शामिल है, ओडिशा शामिल है, हिमाचल शामिल है, इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल शामिल है। तो जो नाम आपको मैंने बताए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, केरल भी शामिल है, कर्नाटक भी शामिल है। अगर सभी शामिल हो जाएंगे तो इस स्थिति में हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सभी शामिल है, सभी सही है। सीधे चलो सबके साथ चलते हैं फिर। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर डी। क्लियर है सभी को? ठीक है, इससे जुड़ी हुई खास बात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, टैकोमीटर, ये सोनार तकनीक।
चारों में से किसका किया जाता है? डू यू नो? पता है? कमेंट करो जरा एक बार, देखते हैं कितने लोग पहले से आंसर जानते हैं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर सोनार तकनीक है। सोनार तकनीक का उपयोग करके ही समुद्र में या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानी जा सकती है। सोनार का मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये है सब मामला, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं हम लोग, समुद्र में देखते हैं कि चीजें कहाँ होती है। दरअसल इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि पराश्रव्य तरंगों को महासागरों की गहराइयों में भेजा जाता है। तो जब महासागर के अंदर पराश्रव्य तरंगे जाती हैं और जाकर के टकरा कर वापस आती है तो उससे हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर कौन सी वस्तु है, उसकी सटीक स्थिति क्या है। खुद जाना, फिर महासागरों में खोज करना, चीजों को डिस्कवर करना, ये थोड़ा जटिल काम है। हम तरंगों के माध्यम से अब इजीली पता लगा सकते हैं, तो क्यों खुद को परेशानियों में डालना है ना? तो ईजी है। तो प्रश्न का उत्तर डी है हमारे लिए, ठीक। आइए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जल में होती है, हीरे में होती है, कांच में होती है, निर्वात में होती है। हालांकि ये ऐसा प्रश्न है जो इससे जुड़े प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे हैं। अब अलग अलग जगह हमें चीजों को समझना है। अब प्रकाश की स्थिति सब जगह पर अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से चलती है। क्या लगता है किस में ज्यादा होगी? देखो सबसे ज्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात सही उत्तर है इस प्रश्न का, यानी कि डी सही है। डी सही क्यों है? देखो कुछ जो कॉमन चीज होती है वो होती है सबके अंदर, हम लोग यूज करते हैं 10 की पावर 8, ठीक है, सब जगह पे होता है। लेकिन 10 की पावर 8 कॉमन है, लेकिन सबके अंदर ना चीजें कॉमन नहीं है, कण कॉमन नहीं है, स्थिति कॉमन नहीं है, सब अलग अलग होते हैं। कोई ठोस है, कोई द्रव्य है, ठीक है, सबका प्रकृति अलग अलग है अपने आप में। जैसे कि निर्वात के मामले में हम लोग ये देखते हैं कि 3 गुना 10 की पावर 8 होती है, ठीक है, लेकिन बाकी जगह अलग होती है। जल के अंदर कितनी होती है? जल के अंदर तो मतलब हम लोग देखते हैं कि काफी थोड़ी सी कम होती है इससे। तो जल के अंदर जो रहती है वो रहती है लगभग 2.25, मतलब 2.25 यूज किया जाती है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हीरे में कितनी होती है। तो हीरे के अंदर सबसे कम है अभी पूरे के पूरे इसके हिसाब से, हीरे के अंदर होती है 1.24 इंटू 10 की पावर 8। इसके अलावा कांच में हम देखते हैं तो कांच के लिए कितनी यूज की जाती है? तो बहुत ज्यादा कॉमन है, सब लोग याद जरूर रखते हैं क्योंकि कांच कई बार पूछा गया, 2 इंटू 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 कॉमन है तो हम लोग उसको अगर ना भी छेड़े ना ही देखें तो भी हमें यहाँ समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू यहाँ सबसे ज्यादा है वो सबसे तेज करवाएगा काम, यानी सबसे तेज प्रकाश की चाल निर्धारित करेगा। तो कहाँ पर आएगी? 3 के साथ हम लोग निर्वात को फॉलो कर सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट के लिए 8 बिट्स, 1 किलोबाइट्स के लिए 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट के लिए 1024 किलोबाइट्स, 1 टेराबाइट के लिए 1024 गीगाबाइट। बताइए जी कौन सा वाला सही नहीं है? बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता वो सोचेंगे कि सब जगह तो 1024 कॉमन है, तो हो सकता है कि 8 बिट्स जो है वो गलत चला जाए, ऐसा कुछ लग रहा है ना? पर दरअसल ऐसा नहीं है। 1 बिट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, ठीक है, ये सच्चाई है। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स ही हमें देखने को मिलती हैं। अब गड़बड़ कहाँ हो रही है ये भी जरा देखते हैं। देखो 1 किलो बाइट के अंदर कितना होता है? 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स ही देखने को मिलेगी। अब ये भी सही हो गया। इसके अलावा 1 गीगाबाइट के अंदर कितना आएगा? 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट, ये वाला दरअसल गलत है, क्योंकि बाइट्स के बाद में किलोबाइट्स, किलोबाइट्स के बाद मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स के बाद में गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स के बाद में टेराबाइट्स, ये स्थिति होती है। तो अभी हम स्थिति देख रहे हैं कि ठीक है, चेन सही चली आ रही है, 1 बाइट्स 8 बिट्स, ठीक है, 1024 बाइट से 1 किलोबाइट हमने बना लिया। अब 1024 किलोबाइट से हम लोग को बनाना है मेगावाट, ना कि गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट से बनेगा गीगाबाइट, इस वजह सी जो है वो हमारा गलत है। ये वाला भी ठीक है, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, ठीक। पावर क्लियर है? वो चिट्ठी वो याद है सबको ना, रोबोट चिट्ठी, वो टेराबाइट्स के अंदर ही अपनी पावर बताता है, ठीक है। चीजें क्लियर? तो प्रश्न का सही उत्तर जो होता है सी होता है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित अत्याधुनिक टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील की शुरुआत कहां से की गई है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, मध्य प्रदेश के सतना जिले से, कश्मीर के उधमपुर जिले से और हरियाणा के रोहतक से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सी है, कश्मीर के उधमपुर जिले से की गई है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि उत्तर प्रदेश में पूछा जाने वाला प्रश्न है, यूपी के परीक्षा में पूछ रहा है, अगर आ जाता तो लगेगा कि सोनभद्र सही होगा, पर ऐसा नहीं है। कश्मीर के उधमपुर जिले से ये काम किया गया है अपने आप में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चीज यहाँ पर, ठीक है। किसी को कोई परेशानी? दरअसल ये जो सुविधा है ये नवीनतम उन्नत टेली क्लिनिक क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर लोगों को मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, AI बेस्ड है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो
इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है, बताइए, गायों से है, घोड़ों से है, मुर्गियों से है या किसी से भी नहीं है। तो देखिए जो ये रानीखेत बीमारी है ना, इसका संबंध है मुख्य रूप से मुर्गियों से। ठीक है, अब मुर्गियों से संबंध के मामले में प्रश्न का उत्तर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये एक प्रकार की विषाणु जन्य बीमारी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, माहे, मालवन और मंगरोल, अब ये है क्या, एंटीबायोटिक दवाई है, समुद्री जहाज है, सरसों की संकर प्रजाति है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए आपको मैं क्लियर कर देता हूं, माहे, मालवन और मंगरोल ये तीनों के तीनों ही समुद्री जहाज हैं, इसी वजह से बी सही हो जाएगा। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ये नीचे में समझ लीजिए। दरअसल भारतीय नौसेना के लिए CSL कोच्चि के द्वारा 8AXW शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना तैयार की गई थी, जिसके अंदर तय किया गया था कि सब काम होंगे। तो उनमें से 3 जहाज तैयार किए गए। 3 जहाज जो पहले तैयार किए गए उनको लॉन्च किया गया CSL कोच्चि के अंदर, और जो 3 जहाज लॉन्च किए गए थे ये 30 नवंबर 2023 को लॉन्च किए गए, जिनका नाम माहे, मालवन और मंगरोल है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से ये चर्चाओं में रहे थे और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी आप लोगों से जा सकता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही बी, और इसी के हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर सभी लोग को, बढ़िया। तो बताइएगा मुझे कितना रहा आप लोग का स्कोर। बहुत सारे लोग साथ साथ कमेंट करते हुए चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही बातें करते हैं, बाकी और प्रश्न डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।